नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं आरबीएसई कक्षा 11 की ज्योग्राफी बुक, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के बारे में हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने मोस्टली देखा कि ज्योग्राफी क्या होती है, जलवायु क्या होती है, किसे कहते हैं, मतलब जलवायु और मौसम की परिभाषा देखी हमने, और जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चाएं की हमने, जैसे कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी किसी विशेष स्थान की, पर्वतों की दिशा, पर्वतों की जो स्थिति है, लोकेशन है वो, और ऊपरी वायु संचलन और पवनों की दिशा। इस प्रकार से जो भी कारक प्रभावित करते हैं जलवायु को, उनके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया, चर्चाएं की, पढ़ा, और खासकर हमने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले विशेष जो कारक हैं उनके बारे में और किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, ये सब पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया। आज जो पढ़ने वाले हैं हम, वो है जलवायु परिस्थितियां। ठीक है, आज जलवायु परिस्थितियों के बारे में जानेंगे, यानी कि जलवायु के लिए जो स्थितियां हैं, क्या स्थितियां होती है और कौन कौन सी जो स्थितियां यानी परिस्थितियां, सिचुएशन जो है जलवायु के लिए, खासकर अपने देश में, उन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान एक बार मैप की तरफ खींचना चाहूंगी। तो देखिए, मैप में आप इंडिया में देखिए, इसमें तापमान और दबाव बताया गया है, और वो भी किस महीने की बात हो रही है, जनवरी की। ठीक है, देखिए, देखें जनवरी में कौन सी समदाब रेखाएं अपने भारत से होकर गुजर रही है, और कितना क्या टेम्परेचर रहता है देश में, कौन से भूभाग में ज़्यादा, कौन से में कम, ये सब हम इस मैप में देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि वायु, ये जो दबाव, टेम्परेचर यानी तापमान की बात करेंगे हम। ठीक है, वायु दाब की जो समताप रेखाएं हैं उसको बाद में देख लेंगे हम। सबसे पहले आप देखिए कि जो दक्षिणी भारत है, यहाँ पर ये जो डार्क रेड दिख रहा है, यहाँ का तापमान सर्वाधिक है। कितना इंडेक्स में देखिए आप, 25 से अधिक। यहाँ डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तापमान, तो 25 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है तापमान जनवरी के महीने में दक्षिण भारत का। आपको पता है कि 0 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा गर्म होगा, सर्दियों में भी वो ज़्यादा गर्म रहेगा, क्योंकि सूर्य कहीं न कहीं उत्तर के बजाय दक्षिण भाग के नज़दीक है। ठीक है, उत्तरी भाग में ज़्यादा तिरछी किरणें हैं सूर्य की, अतः उत्तर में, भारत के भी उत्तर में ज़्यादा ठंड रहेगी बजाय किसके, दक्षिण के। तो दक्षिण में जनवरी महीने में यहाँ लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। ठीक इसके अगर उत्तर में हम चलें, जो कि मध्य, कंप्लीटली आप दक्षिण भारत की बात कर लो, कंप्लीटली जो देखिए आप कर्क रेखा से नीचे नीचे का जो भी पार्ट है, वहाँ ये 15 से 20 के लगभग टेम्परेचर रखता है जनवरी महीने में। सर्दियों में भी 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर मिल जाता है यहाँ। ठीक है, दक्षिणी भारत में। अगर बात करें हम उत्तरी मध्य भारत की, तो यहाँ पर देखिए उत्तरी मध्य भारत में थोड़ा कम और कम टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अगर बात करें हम हिमालय की, तो यहाँ और कम, और सबसे कम जो टेम्परेचर है वो है अपने राजस्थान का उत्तरी भाग। देखिए राजस्थान का उत्तरी भाग, ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भूभाग हैं, यहाँ पर सबसे कम कितना, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया गया है। जनवरी महीने में सबसे कम तापमान हो रहा है, और इस कमी की जो वजह है वो है यहाँ के धरातल का स्वभाव। ठीक है, यहाँ की जो भी धरातलीय जो यहाँ कंडीशंस बन रही है भूभाग की, यहाँ की मिट्टी का स्वभाव, यहाँ के वातावरण का स्वभाव, अत्यधिक जो शुष्कता है वो, ये सब कारणों से मिलकर यहाँ की जो टेम्परेचर है यहाँ का सर्दियों का, वो काफ़ी न्यून हो जाता है। तो ये मैप में सीधा सीधा हमने टेम्परेचर के बारे में देख लिया कि कैसे भारत में टेम्परेचर
कम से ज्यादा हो रहा है। और अब देखिए आप कुछ समदाब रेखाएं दी हुई है, उन पर भी गौर कीजिएगा। बहुत बार यहाँ से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हमारे दिमाग में इसकी इमेज बनी हुई है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए सबसे उत्तर की बात करें तो 1018 MB यानी मिली बार जो दाब रेखा है वो गुजर रही है। आप देखिए ध्यान से जरा, ये पाकिस्तान से होकर इंडिया में आ रही है, देखिए आप। और राजस्थान के बीचों बीच, राजस्थान के बीचों बीच और ये MP के उत्तर से होती हुई यूपी, और यूपी से चली गई है हरियाणा, और हरियाणा से थोड़ा सा पंजाब में क्रॉस करती हुई हरियाणा और पंजाब के सीमा पर जाते हुए यह उत्तराखंड होकर चली जाती है। 1018 मिली बार दाब समदाब रेखा, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे अधिकतम जो दाब रेखा है, सबसे अधिकतम मिलीबार वाली जो दाब रेखा है वो यही है, राजस्थान से होके गुजर रही है, ध्यान रखना। और ऐसे घूम फिर के ये वापस उत्तराखंड से होकर हिमालय पर्वत की ओर जाती है। नंबर 2 दूसरी है 1016। अगर 1016 की बात करें तो मैं कहूंगी कि भारत के बीचों बीच ये घूमती हुई निकल जाती है। देखिए यह है 1016 जो कि गुजरात, यहाँ आपको दिख रही है, गुजरात से प्रवेश करके महाराष्ट्र में होती हुई महाराष्ट्र के बीचों बीच निकलती है ये, और फिर तेलंगाना, और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जा रही है। यहाँ से ऊपर आप देखिए ये जो पूर्वांचल भारत है, जो उत्तरी पूर्वी भारत है, वहां 1018 थी। 3 जगह 1018 का राउंड बन रहा है। देखिए आप 1018, 1018 और भी है एक जगह, देखिए ध्यान से जरा कौन से स्टेट हैं। झारखंड का उत्तरी भाग और दक्षिणतम जो बिहार है, ठीक है, दक्षिणी बिहार और उत्तरी झारखंड से भी एक जगह इतना ज्यादा वायुदाब है, कितना 1018, 1018 मिली बार वायुदाब का यहाँ भी एक घेरा बना हुआ है। यानी कि 3 जगह सबसे अधिकतम दाब होता है जनवरी महीने में, कहाँ कहाँ, राजस्थान से होकर निकल रही है, दूसरी बिहार और झारखंड के लगभग बीच में सी बन रहा है ये वायुदाब, और एक जो उत्तरी पूर्वी जो भारत है वहां देखिए कौन कौन से स्टेट्स हैं, असम और ये मणिपुर से होकर 1018 की लाइन निकल रही है। अगर बात करें 1014 की तो ये देखिए आप, ये दक्षिणी भारत में ये जो पश्चिमी तट है उसके सहारे गुजर रही है। देखिए आप 1014, और ये सह्याद्री के साथ साथ में आती हुई तमिलनाडु से होकर निकल रही है। 1014 सबसे न्यूनतम वायुदाब भारत में जनवरी में कहाँ है, दिख गया आपको, पश्चिमी तट के सहारे चलता हुआ तमिलनाडु से होकर, ठीक है। 1016 बीच से भारत के लगभग गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना से होकर, और जो 1018 है वह राजस्थान, यूपी और हरियाणा से होते हुए उत्तराखंड की ओर जा रहा है। तो बिहार और छत्तीसगढ़ में भी 1018 मिल रहा है, और उत्तरी पूर्वी भारत के असम और मिजोरम से भी 1018 की जो वायुदाब रेखा है वो गुजर रही है। ये देख लिया आपने अच्छे से, तापमान देख लिया जनवरी के महीने में कैसे घटता जा रहा है जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, और वायुदाब जो जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे घट रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना ज्यादा तापमान होगा वायुदाब उतना ही कम होगा, और जितना ज्यादा वायुदाब होगा तापमान उतना ही कम होगा, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जलवायु परिस्थितियां। तो देखिए भारत सरकार के मौसम विभाग ने मानसून काल को ध्यान में रखते हुए वर्ष को निम्नांकित ऋतुओं में बांटा है। किस काल को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने बांटा है, और किसको ध्यान रखते हुए, मानसून काल को। ध्यान रखना भारत सरकार ने इन 4 ऋतुओं में बांटा है, मोस्टली 2 भागों में, यानी उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून, ठीक है, उत्तरी पूर्वी कहो या फिर शीतकालीन मानसून कहो, और जो कि दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून जो कि अब चल रहा है,
ठीक है, 2 भागों में बांट दिया मोस्टली। अगर हम बात करें उत्तरी पूर्वी मानसून की, तो इसको भी हमने 2 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं हम। एक तो शीत ऋतु में कैसा प्रभाव रहता है इसका, और एक ग्रीष्म ऋतु में कैसा प्रभाव रहता है। और फिर दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उस काल को भी 2 भागों में बांटेंगे, वर्षा ऋतु और एक शरद ऋतु। इस प्रकार 4 ऋतुओं में बांटा है भारत सरकार के मौसम विभाग ने। किसको ध्यान में रखते हुए? मानसून काल को। ठीक है, ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मानसून काल को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कितने भागों में बांटा है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून की। ठीक है, उत्तरी पूर्वी का हो या फिर शीतकालीन मानसून का हो, ये तो आप समझते ही होंगे कि इसको उत्तरी पूर्वी नाम क्यों दिया गया है। कोई भी हवा, कोई भी मानसून, मानसून यानी हवा, जो भी हवा पवन जिस दिशा से आ रही है उसको वो ही नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे अगर अपने राजस्थान में अगर कोई बिहार से आया तो हम उसे क्या बोलेंगे? बिहारी। ठीक है, बंगाल से आएगा तो बंगाली। उसी तरह जिस दिशा से पवन आएगी वही उसी को वही नाम दे दिया जाएगा। तो उत्तर पूर्व से आ रहा है तो उत्तर पूर्वी भी कहते हैं, और शीतकाल में आ रहा है तो शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। तो शीत ऋतु के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले भारत में शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी में होती है, हम सब जानते हैं। और इस ऋतु में आकाश स्वच्छ रहता है, मतलब बादल रहित रहता है। इस मौसम में बादल नहीं बनते, और यहाँ हवाएं भी इस समय काफी धीमी चलती है, और इसमें आर्द्रता की कमी रहती है। हम सब जानते हैं कि सर्दियों में आर्द्रता की कमी रहती है। ये हो गई शीत ऋतु। और अब शीत ऋतु में तापमान कैसा रहता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर तापमान में वृद्धि होती है। अभी हमने देखा कि उत्तर से दक्षिण की ओर सर्दियों में भी क्या हो रहा था? तापमान बढ़ रहा था। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर आ रहे थे, विषुवत रेखा की ओर आ रहे थे, तापमान बढ़ रहा था। कितना? उत्तरी भारत की बात करें तो जनवरी या सर्दियों में भी 8 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, जबकि दक्षिणी भारत में 21 से 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी कितना अंतर है, देखिए आप, एक ही देश में तापमान का एक ही महीने में सेम टाइम कितना डिफरेंस है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, यह है काम की बात, सबसे मोस्ट जो है ये बात है, अपने लिए ध्यान में रखना। क्या बताया जा रहा है यहाँ? पश्चिमी राजस्थान में रात के समय विकिरण के कारण ताप ह्रास तीव्र गति से होता है। क्या समझ गए आप इस लाइन को? देखिए ध्यान से सुनना। जब सूर्य बजट, सूर्य ताप के बारे में आपने पढ़ा होगा, उष्मा बजट के बारे में, कि सूर्य से जो भी तापमान आता है पृथ्वी उसको वापस करती है। ठीक है, पृथ्वी उसको वापस भेज देती है, और उसी को हम उष्मा बजट कहते हैं। किस प्रकार वह लेती है और किस प्रकार वह वापस देती है, उसी को हम बजट कह के बुलाते हैं। तो रात के समय यानी सूर्य छुप गया, रात को नहीं है हमारे सामने, हमारे पृथ्वी के सामने उस समय सूर्य नहीं है, यानी रात है। और रात है तो तापमान सूर्य से आने वाला तो बंद हो गया, जबकि पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण छोड़ी जा रही है वो लगातार पृथ्वी छोड़े जा रही है। इसका मतलब पृथ्वी काफी ठंडी हो गई, ताप का बहुत ज्यादा ह्रास हो गया। तो इसी ह्रास के कारण राजस्थान में रात के समय, ठीक है, रात के समय जब अत्यधिक ह्रास हुआ विकिरणों के द्वारा, तो इन क्षेत्रों में अनेक बार तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है। हम जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में बहुत बार 0 डिग्री से नीचे गिर जाता है, हिमांक से नीचे, यानी 0 डिग्री से नीचे माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, क्योंकि रातें सर्दियों में लंबी होती है, आकाश स्वच्छ होता है, काफी ठंड रहती है, और पृथ्वी जो पार्थिव विकिरण के रूप में अपना जो तापमान छोड़ती है लगातार, वो काफी लंबी रात होने के कारण काफी ह्रास हो जाता है तापमान का, और अक्सर तापमान 0 डिग्री के नीचे चला जाता है, यानी माइनस में चला जाता है, यहाँ के धरातलीय स्वभाव के कारण। ठीक है, ये बात हो रही है पश्चिमी राजस्थान की।
आगे देखिए, अब बात हो रही है वायुदाब की। तो वायुदाब की अगर हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य सर्दियों में तापमान काफी कम हो जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो सामान्य सर्दियां होती है तो तापमान काफी कम रहता है हमारे भारत उपमहाद्वीप में, और जिसके परिणाम स्वरूप स्थल और उच्च दाब विकसित होता है स्थल पर। हम जानते हैं कि अगर तापमान कम होगा तो वायु दाब उच्च होगा। बहुत बार पढ़ लिया हमने ये चीज कि तापमान कम, दाब उच्च, तापमान ज्यादा, वायुदाब निम्न, ये बिल्कुल विपरीत होते हैं एक दूसरे के। तो सर्दियों में स्थल भाग पर वायुदाब कम हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर काफी कम हो गया है, ठंड काफी बढ़ गई है। अगर ठंड ज्यादा है तो वायुदाब भी ज्यादा है। ठीक है, तो स्थल भाग पर वायुदाब क्या बन गया, अब उच्च बन गया। और संपूर्ण एशिया की बात करें, मोस्ट है, ध्यान में रखना, अगर संपूर्ण एशिया की बात की जाए तो महाद्वीप के वायुदाब तंत्र में सर्वाधिक वायुदाब का जो केंद्र बनता है वो होता है बैकाल झील के पास। अगर कंप्लीट एशिया की बात करें हम तो सबसे जो सर्वाधिक वायुदाब यानी सबसे ज्यादा वायुदाब का केंद्र बन रहा है वो कहाँ बन रहा है जनवरी में, वो बन रहा है बैकाल झील के पास। क्या है बैकाल झील? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी और सबसे मीठे यानी ताजा पानी वाली सबसे गहरी झील है। ध्यान में रखना, बैकाल जो झील है यह रूस में अवस्थित है, साइबेरियन क्षेत्र में। अगर हम बात करें तो जस्ट इंडिया से ऊपर चाइना आ गया, चाइना से ऊपर मंगोलिया से जस्ट उत्तर में रूस में यह है कौन, बैकाल झील। बैकाल झील जिसमें ये बताया जा रहा है इस चैप्टर में कि जो सर्दियों का जो वायुदाब है वो अत्यधिक बनता है एशिया का, तो वो बनता है बैकाल झील के पास। ध्यान में रखना, वो नंबर 1 है। अगर नंबर 2 की बात करें हम तो दूसरा वायुदाब बनता है पाकिस्तान में, वो भी कहाँ, पेशावर के नजदीक। ठीक है, और नंबर 3 ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 3 है, वो है अपने पश्चिमी राजस्थान में विकसित होता है उच्च वायु दाब केंद्र जनवरी के महीने में। अगर एशिया की बात की जाए तो और इंडिया की बात की जाए तो ये अपने पश्चिमी राजस्थान वाला है नंबर 1। अगर बात हम एशिया की करें तो बैकाल झील और पाकिस्तान पेशावर के बाद में तीसरा नंबर आता है पश्चिमी राजस्थान के उच्च वायुदाब केंद्र का। ठीक है, तो इस ऋतु में जलीय क्षेत्र अपेक्षाकृत उष्ण रहते हैं। हम सब जानते हैं कि जल का स्वभाव स्थल भाग के बजाय धीरे गर्म होना और धीरे ही ठंडा होना होता है। ठीक है, तो स्थल भाग सर्दियों में ज्यादा ठंडे हो जाएंगे बजाय किसके, जलीय क्षेत्रों के। ठीक है, तो इस समय यानी कि जनवरी की बात कर रहे हैं हम, तो जनवरी के समय जो जलीय क्षेत्र है यानी जो महासागर है हमारे आसपास के, वो थोड़े से यानी अपेक्षाकृत स्थल भाग के उष्ण रहते हैं यानी गर्म रहते हैं, अतः हिंद महासागर में निम्न दाब विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इस समय हिंद महासागर में निम्न दाब होगा, जबकि हमारे स्थल भाग पर उच्च वायुदाब जिनकी हम बात कर चुके हैं कि 2-3 ये एशिया में उच्च वायुदाब केंद्र हैं, और हिंद महासागर पर बताया जा रहा है कि हिंद महासागर में उस समय निम्न दाब विकसित हो जाता है। अब बात करते हैं हम पवनों के बारे में। तो देखिए जनवरी में पवनों की क्या स्थिति है। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पवनों का स्वभाव है, हम अच्छे से समझते हैं ये, कि उच्च से निम्न की ओर चलती है ये, और भारत में इस ऋतु में पवनें स्थल से जल की ओर चलने लगती है। ठीक है, हमने स्थलीय समीर और जलीय समीर के बारे में पीछे के एक लेक्चर में पढ़ लिया है। यहाँ बात हो रही है स्थल से जल की ओर यानी ऋतु के हिसाब से, जबकि वहां हमने पढ़ा था रात और दिन के हिसाब से कि रात में कौन सी समीर चलती है और दिन में कौन सी, जबकि यहाँ ऋतु की बात हो रही है। तो ठीक उसी तरह ऋतु यानी सर्दी में स्थल भाग ठंडा यानी वायुदाब उच्च, और
ये समुद्र यानी जलीय क्षेत्र है वो गर्म यानी वायुदाब निम्न, तो सर्दियों में स्थल से जल की ओर, ठीक है, यानी कि उच्च से निम्न की ओर, स्थल से जल की ओर चलने लगती है हवाएं। ये पवने भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा से गंगा मैदान की ओर चलती है। ध्यान रखना, ये अपने भारत की बात हो रही है। मैप में देखिए आप, ये कहाँ से आ रही है? उत्तर पश्चिम से। कौन सी दिशा से आ रही है? उत्तर पश्चिम से। यहाँ गंगा के मैदान तक आ रही है, ठीक है। और गंगा के मैदान में आकर फिर ये घूम जाती है, किनके साथ हो लेती है? ये हो लेती है जो उत्तरी पूर्वी हवाएं आ रही है इस तरफ से, उनके साथ। और यहाँ से फिर इनकी दिशा ये हो जाती है कौन सी? उत्तरी पूर्वी, ठीक है। तो जब ये हवाएं भूमध्य सागर से होकर आ रही है, ठीक है, ये कहाँ से आ रही है? ये हवाएं भूमध्य सागर से होकर आ रही है, तो ये अपने साथ कुछ नमी लाती है और अपने उत्तरी भारत में, राजस्थान सहित उत्तरी भारत में ये बारिश करती है, जो कि मावठ कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सर्दियों में जो बारिश होती है रबी की फसल के लिए जो उपयोगी है वो कौन सी है? वो है मावठ। उसको गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है, मावठ। और जब ये यहाँ आते आते यानी पश्चिम बंगाल तक आते आते ये हवाएं खाली हो जाती है, इनके पास नमी नहीं रहती। लेकिन जब ये वापस बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही होती है तो फिर से अपने साथ नमी ले लेती है समुद्र से, और ये तमिलनाडु में जाकर ये अच्छी वाली बारिश करती है। तो उत्तरी पूर्वी हवाओं से या फिर जो शीतकालीन जो मानसून है उससे सबसे अधिक जो वर्षा होती है अपने देश में वो होती है तमिलनाडु में। कहाँ होती है? तमिलनाडु में। और सबसे अच्छी वाली बारिश तमिलनाडु में होती है। और तमिलनाडु की भी अगर हम बात करें तो कोरोमंडल जो तट है उसका, उस पर सर्वाधिक बारिश होती है, ठीक है। यही है इसमें जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, शीतकालीन मानसून के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ देखिए आप, इस ऋतु में क्या होता है, देखिए कि पश्चिम में पश्चिमी जो यूरोप है वहां पर एक जिह्वा के आकार का उच्च दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। जिह्वा, यहाँ जीभ की बात हो रही है, संस्कृत में जीभ को जिह्वा बोला जाता है। तो उसके आकार का एक उच्च दाब बन जाता है वहां, और यह नुकीला होता है, इसलिए उच्च दाब क्षेत्र वहां प्रचलित जो पछुआ पवने हैं उनको दो भागों में बांट देते हैं। और जो दो शाखाएं होती है उनमें से जो एक शाखा है वो भूमध्य सागर, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होती हुई ये भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से गुजरती है। वो है अपना उत्तरी पूर्वी संचलन, उत्तरी पश्चिमी संचलन, जो कि अभी हमने देखा। और फिर वो घूमकर तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में बारिश करता है। वर्षा की अगर हम बात करें तो ये स्थल से जल की ओर चलने के कारण इस मौसम में प्रायः पवने वर्षा कम करती है, यानी अधिकांश शुष्क ही होता है ये। हालांकि जो भूमध्य सागर से जन्म लेकर आने वाली जो हवाएं हैं वो कुछ वृष्टि करती है, ठीक है। वृष्टि यानी जिसमें हिम वर्षा और जल वर्षा दोनों शामिल हो उसको वृष्टि बोला जाता है। तो कुछ बारिश ये करती है क्योंकि ये भूमध्य सागर से होकर आ रही है ये हवाएं। और इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में बारिश करती है, जिसको मावठ कहा जाता है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये आरपीएससी का, कभी नहीं भूलती ये वाला क्वेश्चन देने से। मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मावठ के बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो, ठीक है, तो ध्यान में रखना। किंतु अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी तक जाते जाते यही हवाएं एकदम खाली हो जाती है, इनके पास नमी नहीं रहती। किंतु ये बंगाल की खाड़ी से के ऊपर से गुजरते समय फिर से नमी यानी आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर खूब बारिश करती है। अतः शीतकालीन वर्षा का जो अधिकतम भाग है वो तमिलनाडु को ही प्राप्त होता है। अब देखिए आप इस मैप में क्या दिखाया गया है, यहाँ तापमान और दबाव की बात हो रही है। किस महीने की? जुलाई की। पीछे हमने देखा था जनवरी में
और यहाँ जुलाई के बारे में बताया गया है। तो देखिए जुलाई में आपने राजस्थान पे चलिए, सबसे पहले 998 की जो लाइन है वो गुजर रही है समदाब समवायुदाब रेखा। कौन कौन सी है? 998, जबकि सर्दियों में जो उच्चतम वायुदाब वाली थी 1018 वाली वो निकल रही थी, और जुलाई में जस्ट इसके विपरीत हो गई, सबसे कम वाली राजस्थान में, ठीक है, गुजर रही है, वो भी राजस्थान पंजाब से होती हुई। नंबर 2 जो 1000 पर है वो कर्क रेखा के इर्द गिर्द घूम रही है, ध्यान रखना। फिर ये यहाँ आकर पश्चिम बंगाल आकर यह फिर बिहार से होकर निकल जा रही है। इससे आगे 1002 दिखाई दे रही है जो दक्षिण भारत के उत्तरी भाग में है, 1004 है, और फिर 1006, 1008 जो कि लास्ट दक्षिण भारत से निकल रही है, ठीक है। तो यह है जुलाई के महीने की समदाब रेखाएं। और तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान भी आप इस इंडेक्स में देख लीजिए। ये जैसे जैसे वायुदाब चल रहा है वैसे वैसे ही तापमान है, यानी तापमान जहाँ ज़्यादा होगा तो वायुदाब न्यून होगा, हम जानते हैं। तो न्यून वायुदाब है वहाँ अत्यधिक तापमान है। ये डार्क से जो लाइट कलर होते जा रहे हैं वैसे वैसे तापमान भी कम होता जा रहा है। इस प्रकार इस मैप में जुलाई के बारे में दिया हुआ है। अब बात करेंगे हम कुछ ग्रीष्म ऋतु की। तो देखिए जरा, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, कब आती है ये? मार्च से मध्य जून तक होती है मोस्टली ग्रीष्म ऋतु। और इस ऋतु में मई और जून में सर्वाधिक गर्मी होती है। यह ऋतु शुष्क और गर्म होती है और प्रायः धूल भरी आंधियां चला करती है इसमें। हम सब जानते हैं, आजकल तो फिर भी कम हो गई, या फिर राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान में रहने वाला है वो तो इस चीज से कभी अछूता नहीं रह सकता कि आंधियां क्या होती है। धूल भरी आंधियां चलती है गर्मियों में। और कुछ समय पहले तो ये शायद हम छोटे थे, हमारे बचपन में तो हम देखते थे कि अक्सर दोपहर बाद में हमेशा जो आंधी आती थी बहुत भयंकर 3-4 बजे स्टार्ट हो जाती थी, काली पीली बिरखा के रूप में सी लगती थी, ऐसे बहुत अजीब सी वो आंधी हमेशा आती थी। आजकल जरूर ये कुछ कम हो गई है धीरे धीरे। हाँ, तो इस गर्म और शुष्क जो ये हवाएं चलती है इनको बोला जाता है लू। और उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में इस ऋतु में आंधियां प्राय प्रतिदिन चला करती है। अगर बात करें हम तापमान की तो यहाँ मार्च के पश्चात सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने लगती है। हमें पता है कि जब मार्च में 21 मार्च को जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, उसके बाद में अगर बात करें हम 21 मार्च के बाद की, तो धीरे धीरे ये सूर्य उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, यानी कि कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है। और ये आते आते 21-22 जून तक ये कर्क रेखा पर होता है, और फिर ये वापस 0 डिग्री की ओर घूम जाता है 21-22 जून से, और ऐसे करते करते ये 22-23 सितंबर तक वापस विषुवत रेखा पर चला जाता है। तो जो मार्च से लेकर सितंबर तक का जो काल था सूर्य का, उत्तरी गोलार्ध में आना, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का जो ये घूमना भ्रमण करना, इसी को बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। ठीक है, समझ गए? तो जैसे अगर सूर्य का उत्तरायण हुआ है तो तापमान भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और इस अवधि में तापमान बढ़ते बढ़ते जून तक तो उत्तरी पश्चिमी भारत में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। ध्यान में रखना, कितना? 45 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है उत्तरी पश्चिमी भारत का। उत्तरी भारत के वृहद मैदानी क्षेत्र में भी तापमान काफ़ी उच्च होते हैं। तटीय क्षेत्रों की ओर तापमान अपेक्षाकृत कम रहते हैं। हम जानते हैं कि समुद्र से घिरा हुआ जो तटीय क्षेत्र है अपना दक्षिण भारत वाला, वो मतलब काफ़ी कम तापमान होगा वहाँ, क्योंकि समुद्र की वजह से वहाँ का की जो जलवायु है वो सम होती है। गर्मियों में ज़्यादा तापमान नहीं होता तो सर्दियों में ज़्यादा ठंड भी नहीं होती। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भी समुद्र तल से ऊंचाई के कारण तापमान काफ़ी कम रहते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान यानी घटता जाता है। और हमें पता है कि प्रत्येक 1000 मीटर पर, यानी 1
किलोमीटर पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में जो नगर हैं उनकी बात की गई है कि वहाँ भी कम तापमान होने के कारण, यानी गर्मियों में वहाँ ऊंचाई है इसलिए कम टेम्परेचर है, यानी तापमान कम है, तो काफी क्षेत्र विकसित हुए हैं, काफी नगर शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग जैसे नगर वहाँ विकसित हुए हैं। अगर बात करें हम वायुदाब की, तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण उत्तरी भारत में निम्न वायुदाब होगा। वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि तापमान अगर ज्यादा है, उच्च तापमान है उत्तरी भारत में, तो वायुदाब निम्न है। सर्वाधिक तापमान थार के मरुस्थल में है, जो कि सबसे निम्नतम वायुदाब का केंद्र है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वायुदाब अधिक है, किसके बजाय? उत्तरी भारत के, क्योंकि वहां तापमान भी थोड़ा कम है हमसे। पवनों की अगर हम बात करें तो देखिए इस ऋतु में उत्तरी भारत में तापमान तेजी से बढ़ते हैं, इसके कारण वायुदाब तेजी से कम होने लगता है। उत्तरी भारत में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है इस समय, यानी जुलाई की बात हो रही है, तो जुलाई में वायुदाब भी बहुत कम हो जाता है उत्तरी भारत में। न्यून वायुदाब चारों ओर से पवनों को आकर्षित करता है। हम जानते हैं कि अगर न्यून वायुदाब होगा तो उच्च वायुदाब जहां भी होगा वहां से जो पवनें होगी वो भागकर, यानी आकर्षित होगी किस तरफ? न्यून वायुदाब की तरफ। अतः इस ऋतु में धूल भरी और गर्म शुष्क हवाएं चलती है, जिनको लू कहा जाता है, और राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब में भी इन धूल भरी आंधियों का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। इस प्रकार इन आंधियों से कई बार स्थानीय थोड़ी वर्षा भी हो जाती है। तटीय क्षेत्रों में और दक्षिण भारत में भी पवनों का क्रम जल से स्थल की ओर होने लगता है। अभी हमने देखा था कि जब बात हो रही थी जनवरी की, सर्दियों की, तो सर्दियों में स्थल भाग पर उच्च वायुदाब था, तो उच्च से निम्न यानी स्थल से जल की ओर हवाएं चल रही थी। लेकिन अब दक्षिण भारत में चेंज हो गया क्रम। कैसे? अब हो रहा है जल से स्थल की ओर। ठीक है, जल से स्थल की ओर, क्योंकि अब जल ठंडा है और स्थल भाग गर्म है, यानी उच्च से निम्न हवाएं चल रही है। अतः दक्षिण भारत में भी इस ऋतु में थोड़ी वर्षा होती है, क्योंकि अब हवाएं आ रही है जल भागों से, यानी समुद्रों से, तो हवाएं थोड़ी बारिश होती है दक्षिण भारत में भी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना जरा। क्या बात हो रही है? यहाँ बताया जा रहा है कि जो दक्षिण में वर्षा होती है, ठीक है, गर्मियों में, उसे आम्रवर्षा यानी आम की बौछार, मैंगो शॉवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ उस समय पेड़ों पर आम होते हैं और उन आमों को पकने में काफी मदद करती है ये गर्मियों वाली बारिश। इस कारण इसका नाम पड़ गया वहाँ आम की बौछार, मैंगो शॉवर्स। और विशेषकर यह कहवा उत्पादक के क्षेत्रों में भी काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। उन फूलों के भी, उनके भी कहवा की जो फसल होती है उनमें एक साथ ये बारिश मिलते ही फूलों से वो लदालद हो जाते हैं, और इसलिए इस बारिश को कहवा के क्षेत्रों में बोला जाता है फूलों की बौछार। ध्यान रखना, आम वाले क्षेत्र में आम की बौछार और कहवा वाले क्षेत्रों में इनको बोल दिया जाता है फूलों की बौछार। इस प्रकार ये आज हमने देख लिया उत्तरी पूर्वी मानसून या फिर शीतकालीन मानसून, दक्षिणी पश्चिमी या फिर ग्रीष्मकालीन मानसून की बात अगले लेक्चर में कर लेंगे। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से ये जो भी मोस्ट है आपको बहुत अच्छे से सेंटेंस समझा के मैप से आगे बढ़ रही हूँ। तो ठीक है, आज इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद।